जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अपनी जो सीरीज चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान की, उसके अंदर आज 10वीं क्लास है अपने, जिसमें अधिगम पूरा होने वाला है और जितने भी इसके सिद्धांत बचे हुए वो पूरे आज एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद में नकारात्मक अधिगम क्या होता है, सकारात्मक अधिगम क्या होता है, वो हर एक चीज़ आप पढ़ने वाले हैं साथियों। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं साथियों, तो चैनल की पहले की क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है शिक्षा मनोविज्ञान नाम से, और साथ साथ में शैक्षिक परिदृश्य की भी क्लासेस अपलोड है मेरे भाइयों। देखिएगा, इस प्रकार से अपना पूरा नोट्स पैटर्न पर क्लासेस रहेगी। सबसे पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसे कहते हैं? मॉडलिंग प्रतिरूप का नाम भी दिया जाता है, इंग्लिश में इसको मॉडलिंग नाम दिया जाता है। अल्बर्ट बांडुरा, जनक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा है। बांडुरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति समाज में घटित होने वाले घटनाओं के अनुकरण द्वारा सीखता है। अगर आप समाज में रह रहे हो तो समाज में जो जो घटनाएं होती है वहां से आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है मेरे भाइयों। तो ये बात कौन कहता है? बांडुरा। बांडुरा ने बंदर, बंदर से बांडुरा, बांडुरा से सामाजिक अधिगम सिद्धांत। साथियों, एक याद रखने का तरीका है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बांडुरा ने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा। इन्होंने क्या कहा है? बांडुरा के अन्य प्रयोग भी देखो, बॉबी डॉल स्टडीज, जीवित जोकर। जीवित जोकर का पूछा हुआ है आपके रीड के अंदर कि जीवित जोकर का ये जो आपने अधिगम सिद्धांत किसने दिया है साथियों? ये किसने दिया है? आपके बांडुरा ने ही दिए हैं। इनके अन्य नाम है। प्रयोग, बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई, उसके आधार पर इन्होंने करा। सबसे पहले फिल्म दिखाई, बच्चों को रूम में लिया, खिलौनों पर आक्रमण करा, बच्चों को शाबाशी दी, उनको फिल्म दिखाई। फिल्म दिखाने के बाद बच्चों ने क्या करा? उस फिल्म के अंदर बच्चों ने खिलौनों के ऊपर आक्रमण करा। आक्रमण का मतलब क्या हो गया? उन खिलौनों को तोड़ दिया, तो कर दिया इधर उधर, तो बच्चों को शाबाशी दी गई। बच्चों को क्या दी गई? शाबाशी दी गई। अगली पिक्चर में क्या करा? बच्चों को रूम में ले गए, फिल्म दिखाई, खिलौनों पर जैसे आक्रमण करा, बच्चों को दंड दिया कि बच्चों ने अगर खिलौनों के तोड़ फोड़ करी है तो उनको सूत दिया, दंड दिया। उनको क्या करा? दंड दिया, मतलब डांटा करा, जो भी है। अगली बार बच्चों को रूम में ले गए तो खिलौनों पर आक्रमण करा, तो न तो उनको दंड दिया, न ही उनको शाबाशी दी। अब उन्होंने तोड़ दिया तो न तो अपन बोले आगे सीधे से रूम से बाहर आ गए, न कुछ कहा न कोई बात। पहली बार में क्या करा? उनको शाबाशी दी, बहुत अच्छा काम किया आपने। दूसरी बार में उनको दंड दे दिया। तीसरी बार में न तो शाबाशी दी न ही दंड दिया। ये 3 इन्होंने क्या करें? प्रयोग करें बच्चों के ऊपर। इन प्रयोगों को 4 अवधान दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवधान है साथियों, ये याद रखना। सबसे पहला तो है अवधान, अटेंशन। कोई भी कैसा भी मॉडल हो, अटेंशन होना चाहिए। अभी जैसे कि बात करें कोई भी बिल्डिंग हो, जैसे कि अभी बात करें बड़ी बड़ी कोचिंगों की, बाहर से देखो तो बिल्डिंग अच्छी बनी हुई होती है। वो क्या? अटेंशन। वो पहला काम क्या है? बाहर से एक सुंदरता जो दिखेगी तभी तो अंदर जाएंगे अपन। बाहर से सुंदरता नहीं दिखे तो फिर अंदर नहीं जाएंगे। तो पहला काम है अवधान होना चाहिए, यानी अटेंशन होनी चाहिए, इंग्लिश में अटेंशन। दूसरा धारण। अब अगर अवधान अटेंशन अच्छी है तो आप उसको क्या करोगे? धारण करोगे, और अगर धारण कर लिया तो उसको प्रस्तुतिकरण करोगे, और जैसे ही प्रस्तुतिकरण हुआ तो अपने क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? मोटिवेशन। देखो, अवधान का मतलब है मॉडल को आकर्षित बनाना। सबसे पहला काम है मॉडल को आकर्षित बनाना। दूसरा है धारण, व्यक्तिगत व्यवहार को ग्रहण करना। आकर्षित तो बना दिया, अब उसको क्या करना है? ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद में क्या करना है? जो व्यवहार आपने सीखा उसको क्या करना है? प्रस्तुत करना है। क्या करना है मेरे भाइयों? प्रस्तुत करना है। फिर सकारात्मक या नकारात्मक जो भी पुनर्बलन मिलेगा उसको क्या करना है? ग्रहण करना है। अगला देखो, बांडुरा के अनुसार कक्षा में शिक्षक को बालक के साथ उचित व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ये बात तो सभी कहते हैं कि क्लास में शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? उचित यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए साथियों। बांडुरा ने 4 सोपान दिए, अवधान, धारण, प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अवधान, धारण, पुनर्बलन और प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। यहां पर सवाल बनेगा मेरे भाइयों। अगला मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। मैस्लो ने क्या कहा है कि मानव मैस्लो, मैस्लो मानव, मानव मैस्लो, मैस्लो मानव, इस तरह से याद रख सकते हैं। मैस्लो के अनुसार कोई भी व्यक्ति 5 आवश्यकताओं के कारण विषय वस्तु का अधिगम करता है। यहां सवाल सीधा सीधा पूछा गया है कि मैस्लो के अनुसार कौन सी मानव शरीर की आवश्यकता नहीं है या कौन सी है। ये 5 है, उन्होंने 5 बताइए। 5 के आधार पर देखो, सबसे पहला शारीरिक आवश्यकता। शरीर को कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है। पहला है शरीर, पहला शारीरिक आवश्यकता मैस्लो ने बताया। दूसरा सुरक्षा होनी चाहिए, शारीरिक तो ले ली, अब सुरक्षा भी जरूरी है, बिना सुरक्षा के आदमी नहीं रह सकता। तीसरा समूह जरूरी है, अकेला आदमी कितने दिन रहेगा, यानी घर परिवार समाज वगैरह समूह में रहना जरूरी है। उसके बाद में आत्मसम्मान होना चाहिए उसके अंदर।
जो अपने प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वो आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है साथियों, इज्जत होनी चाहिए उसकी कुछ ना, ऐसा नहीं कि बिना इज्जत के कोई कुछ भी कह जाए, ऐसा भी नहीं। फिर आत्मसिद्धि, सब कुछ पा लिया उसने, सब कुछ बोल लिया, मोक्ष कहता है ना अपन कि सब कुछ कर लिया अब तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए बस, वही क्या है आत्मसिद्धि है कि अपने जीवन से वो संतुष्ट है, तो वो आत्मसिद्धि है। सबसे पहला मैस्लो ने क्या कहा, शारीरिक होना चाहिए, दूसरा सुरक्षा होनी चाहिए, तीसरी समूह होना चाहिए, चौथा आत्मसम्मान होना चाहिए, पांचवा क्या कहा है, आत्मसिद्धि होनी चाहिए। ये पांचों के पांचों याद रखना है। वहां पूछा जाता है मैस्लो के अनुसार मानव के कौन सी आवश्यकता जरूरी नहीं है, कौन सी आवश्यकता जरूरी है, यह सवाल बनता है। अगला देखो क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन ने दिया है। कूट लेविन ने, क्षेत्र में रहते हैं कूट लेविन, क्षेत्र में क्या रहते हैं कूट कूट के लेविन जो रहा जाता है वो क्षेत्र में रहा जाता है। अपने चारों ओर जिन पॉइंट्स को हम जानते हैं उनको तो जीवन या दायरा कहते हैं, और जिन्हें नहीं जानते उनको वातावरण कहते हैं। अर्थात व्यक्ति जीवन दायरा व वातावरण दोनों का अवलोकन करते हुए सीखता है। क्षेत्र का मतलब क्या है, क्षेत्र में दो चीजें रहती है, जिनको जानते हैं, जिनको जानते हैं वो तो क्या है साथियों, जीवन दायरा है, वो क्या है, जीवन दायरा है। और जिनको आप नहीं जानते, नहीं जानते वो क्या है, वातावरण है। नहीं जानते वो क्या है साथियों, वातावरण है, वो क्या है, वातावरण है, जिनको नहीं जानते। और इन दोनों से अपन को सीखने को मिलता है। ये बात किसने कही है, कूट लेविन ने कही है। अगला चिन्ह अधिगम। चिन्ह, चिन्ह कौन सा किया जाता है, जो व्यक्ति टॉल होता है उसी पे तो चिन्ह किया जाता है। टॉल चिन्ह कर दिया, टॉल मैन के लिए चिन्ह कर दिया कि इतना लंबा व्यक्ति है, तो टॉल मैन के लिए चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह शब्द का अर्थ है किसी भी बालक के चारों ओर के वातावरण में उपस्थित वातावरणीय उद्दीपन जिनसे वह सीखता है। इस सिद्धांत को अव्यक्त अधिगम भी कहा जाता है। चिन्ह का मतलब हो गया उसके चारों ओर के वातावरण जहां से बालक सीखता है। तो चाहे क्षेत्र सिद्धांत का हो चाहे आपके चिन्ह अधिगम सिद्धांत का हो, दोनों के अंदर वातावरण की बात की गई है। चिन्ह टॉल व्यक्ति के लगाया जाता है, तो टॉल व्यक्ति मतलब क्या हो गया, टॉलमैन ने इसकी खोज करी है। कुछ क्षेत्र के अंदर कूट कूट के लेविन रखा जाता है, तो क्षेत्र सिद्धांत हो गया साथियों। अगला है अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभव का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसको होता है, रोज होता है, मैं तो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है, मैं तो रोज होता है साथियों। एक्सपीरियंस क्या होता है, रोज होता है। अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से छप जाता है। अनुभव के द्वारा अगर सीखते हैं ना, कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, कोई एग्जाम दिया, आपने पता चला कि मैंने तो ओएमआर भरने में गलती कर दी, अगली बार जब जाओगे तो ओएमआर नहीं गलत भरोगे साथियों। तो वो क्या है, आपने अनुभव प्राप्त करा, उससे अगर कुछ सीखने को मिलता है तो वो हमेशा के लिए रह जाता है। तो अनुभव तो हमें रोज प्राप्त होता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, जेरोम ब्रूनर ने दिया। ये इसलिए लिखा है क्योंकि कंफ्यूजन होता है, संज्ञानात्मक है संरचनात्मक है, दोनों अलग अलग है। किसी भी बालक को स्थायी अधिगम के लिए निश्चित संरचना से अवगत होना चाहिए। ये संरचना होनी चाहिए, कुछ ना कुछ माइंड के अंदर चलनी चाहिए। ब्रूनर के अनुसार अधिगम की अवस्थाएं होती है विधि निर्माण आधारित अधिगम, जिसके अंदर ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो सीखता है। दूसरा है प्रतिमा आधारित अधिगम, अनुकरण द्वारा सीखता है। चिन्ह आधारित अधिगम, स्वयं समस्या का समाधान करके सीखता है। छोटे बच्चे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं। जो थोड़े से बड़े होते हैं वो माता पिता को या समाज में देख देख के अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बाद में जैसे बड़े होंगे वो स्वयं समस्या का समाधान करके सीखते हैं साथियों। अगला देखिए पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया, क्लार्क हल ने दिया है। हल जब चलाते हैं, फसल जब होती है तो हमें पुनर्बलन मिलता है। हल चलाने पर फसल होती है जिससे हमें पुनर्बलन मिलता है। हल चलाने पर क्या होती है, फसल होती है, और हमें क्या मिलता है साथियों, पुनर्बलन मिलता है। यह प्रयोग चूहों पर किया गया। सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है, बिना पुनर्बलन के आप नहीं सीख सकते। जैसे कि कॉपी में आप होमवर्क करके स्कूल में ले जाते हो तो वो आपको वेरी गुड गुड देते हैं ना, वही आपके लिए क्या है, पुनर्बलन है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है और आप अच्छे से और अगले दिन अच्छे से होमवर्क करके लेके जाते हो। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता की कमी का भी होना जरूरी है। अब कई छात्र जिसके कॉपी में गुड गुड भरे हुए, उसको मतलब ही नहीं है देवे नहीं देवे, अपने तो होमवर्क पूरा करना है। लेकिन एक बच्चे की कॉपी में गुड बहुत कम है या ना के बराबर है, वो चाहता उसके पास कमी है, किसकी, गुड की आवश्यकता की कमी है, इसलिए वो होमवर्क अच्छे तरीके से करके लेके जाएगा। यानी आवश्यकता की कमी होनी चाहिए, तभी तो पुनर्बलन मिलेगा। शब्द का प्रयोग किया गया सूत्र BDH। बी का मतलब व्यवहार, डी का मतलब चालक और एच का मतलब आदत। 3 प्रकार से इन्होंने ये प्रयोग दिया है। BDH, बी का मतलब व्यवहार, डी का मतलब चालक और एच का मतलब आदत, ये कहा है साथियों। अब देखिएगा संज्ञानात्मक, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। यहां पे बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है। जब अपन बाल विकास पढ़ेंगे
बाल विकास जब अपन पढ़ेंगे साथियों, तब पूरा इस सिद्धांत को विस्तार से देखेंगे, कम से कम 3 पेज में। यहाँ केवल इतना सा दे रखा है, तो थोड़ा सा आप ये पेशेंस रखना। आप ये मत कह देना कि सर बिल्कुल छोटा सा करा दिया आपने तो ऊपर ऊपर से। जब बाल विकास पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसको विस्तार से देखेंगे। प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे है। मानव व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक यानी ज्ञान से, क्रिया यानी हाथ पैर जो चलाते हैं, क्रिया करते हैं, सर संज्ञानात्मक चारों ओर का जो सोच विचार के जो अपन काम करते हैं। और जीन पियाजे ने इस संज्ञानात्मक के ऊपर जोर दिया है। संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण तो निम्न प्रतिक्रिया दिया। पहला आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन, 3 इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। बच्चे 4 चरण से होकर गुजरते हैं, इन्होंने ये कहा। पहला संवेदी क्रियात्मक अवस्था, देखिएगा जब विस्तार से पढ़ेंगे तो इनको कम से कम 10-10 लाइनों में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 प्रक्रियाओं के कारण परिवर्तन होता है। अनुकूलन और व्यवस्थापन दोनों अलग अलग है। अनुकूलन, जिस माहौल में अपन रह करके अनुकूल हो जाते ना, कि भाई साहब सर्दी होने लगी, अब अपन कंबल वगैरह का अनुकूल हो गए। गर्मी में कंबल तोड़ना ओढ़ सकते हैं, सर्दी में ओढ़ सकते हैं, तो वो हमारे ने क्या करा? अनुकूलन, समायोजन, जैसा वातावरण है उसी के अनुरूप अपन ने शरीर को ढाल लिया है। व्यवस्थापन, व्यवस्था जैसी व्यवस्था है उसी के अनुसार अपन रहने लग जाते हैं। स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। साथियों इसको विस्तार से अपन जहां वहां देखेंगे जब अपन बाल विकास पढ़ेंगे। अगला अधिगम के संप्रत्य कौन कौन से हैं? ये अपन ने शुरू में देखा, व्यवहारवादी वैज्ञानिक जो एस व आर का, एस का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस जो है यानी उद्दीपक, और आर का मतलब है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब हो गया साथियों अनुक्रिया। जिस भी सिद्धांत में एस व आर का जिक्र हो वो सभी व्यवहारवादी कहलाते हैं। और संज्ञानात्मक संप्रत्य जिन वातावरण में मानसिक शक्तियों द्वारा अधिगम होता है वो संज्ञानात्मक कहलाते हैं। जैसे कि ज्ञान पहले से मौजूद होगा वो तो क्या है साथियों? संज्ञानात्मक है। और जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा सीख रहा है, तो वो क्या है? व्यवहारवादी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक व्यवहारवादी है या नहीं है, व्यवहारवादी वैज्ञानिक कौन सा है, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक कौन सा है, ये पूछा गया है। तो थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, बांडुरो, 4 ऐसे वैज्ञानिक है जो व्यवहारवाद है साथियों। बाकी सभी क्या है? संज्ञानात्मक। वर्दिमल, कोहलर, कोपका गेस्टोल्टवादी, कोर्टलेविन ने क्षेत्र दिया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया है, ब्रूनर ने कौन सा दिया? जेरोम ब्रूनर ने साथियों। बांडुरा हो गया, पावलोव हो गया, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब हो गए साथियों। यहाँ पर पूरे के पूरे 10 हो गए। 1 2 3 4, वर्दिमर, कोहलर, कोपका 5, लेविन 6, जीन पियाजे 7, ब्रूनर 8। इसी प्रकार साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूं अगला निर्मितवादी संज्ञानात्मक, यहाँ 2 तो हो गए, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक। बच्चे के मस्तिष्क में ज्ञान पहले से विद्यमान हो तो उसको कहते हैं निर्मितवाद। जैसे कि आपको मैंने कोई सवाल पूछा, आपके माइंड में वो सवाल से रिलेटेड आंसर तो है, उसके आसपास का भी आंसर है आपके पास में। मैंने कहा कि जैसे कि मैंने कहा कि ये अपन दीपावली क्यों मनाते हैं, तो आपको पता है कि राम जी वनवास 14 वर्ष का वनवास करके आए, आपको उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा याद है ना, जो वही क्या है? बच्चे के माइंड में पहले से ज्ञान भरा हुआ है। न्यूटन के मस्तिष्क में गुरुत्वाकर्षण पहले से निर्मितवाद के प्रमुख समर्थक वाइगोत्स्की है, ये समझने के लिए। अगला देखो, अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है? सकारात्मक स्थानांतरण भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। पहले से सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान में सहायक होता है। तो अगर हिंदी आपने पढ़ ली और संस्कृत पढ़ना चाह रहे हो तो वो सकारात्मक है साथियों। हिंदी पढ़ ली, हिंदी सब कुछ आती है, संधि समास वगैरह। अब आप संस्कृत अगर पढ़ना चाहते हो तो वो सकारात्मक है, क्योंकि हिंदी वाला फायदा आपको संस्कृत में मिलेगा। लेकिन हिंदी सीख कर आप उर्दू सीखना चाहते हो तो वो क्या है साथियों? नकारात्मक है। पहले का ज्ञान आपके बाद वाले ज्ञान में कभी काम नहीं आएगा, उसको नकारात्मक कहा जाता है। साइंस पढ़कर अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो वो न तो पहले सीखा गया ज्ञान न तो बाधा उत्पन्न करता, नहीं सहायता। जबकि हिंदी वाला ज्ञान आपने पढ़ लिया, अब आप उर्दू पढ़ना चाहते हो तो हिंदी वाले शब्द उर्दू में बहुत डिफरेंट है, तो साथियों दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बाधा उत्पन्न करेंगे। तो वो तो नकारात्मक है, और लेकिन न तो बाधा उत्पन्न करे न फायदा देवे, वो क्या है? शून्य है साथियों। अधिगम की प्रमुख कठिनाइयां मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अपन ने शायद वो विविध अधिगमकर्ता पढ़ा था, विविध अधिगमकर्ता क्लास नंबर 3 या 4 के अंदर अधिगमकर्ता, उसके अंदर अपन ने ये पूरा का पूरा विस्तार से देखा भी था। लिखने संबंधी कठिनाइयों का कहा जाता है डिस्ग्राफिया। लिखना मतलब आप जैसे ग्राफ वगैरह बनाते हो तो डिस्ग्राफिया। बोलने संबंधी डिसलेक्सिया।
बोलने पढ़ने लिखने की डिस्प्रेक्सिया, गणित की साथियों डिसकैलकुलिया, गणित को कैलकुलेशन करते हैं अपन, कैलकुलेट करते हैं। असामान्य रूप से खाने को कहते हैं बुलिमिया रोग हो जाता है, जिनको बुलिमिया रोग होता है उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है साथियों। ये थी आज की अपनी क्लास साथियों। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।